आज के लेक्चर के अंदर हम लोग समझेंगे कि किसी वेरिएबल को हम प्रोग्राम में कैसे डिक्लेयर करेंगे, किसी वेरिएबल को किसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने जाना कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनके कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने सीखी थी वो सीखी थी कि किसी वेरिएबल के नाम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। आप लोग यदि ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम किसी वेरिएबल के नाम को हम डिफाइन करते हैं तो लेक्चर नंबर 8 आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किसी वेरिएबल के नाम को हम कैसे रख सकते हैं, किसी वेरिएबल का नामकरण संस्कार हम एक तरह से कह लीजिए कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमने बात की थी 3 तरह के प्राइमरी डेटा टाइप्स के बारे में, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। तो वेरिएबल्स इन तीनों ही तरह के हो सकते हैं। इंटीजर टाइप के भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, फ्लोट टाइप के भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, कैरेक्टर टाइप के भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हम यहाँ सी के अंदर बना सकते हैं। और भी डेटा टाइप्स हम आगे जाकर देखेंगे जिनको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उनको भी हम आगे जाकर देखेंगे। पर धीरे धीरे होले होले हम हर चीज़ को समझते चले जाएंगे। आप लोग चाहे तो इन लेक्चर्स में कुछ चीज़ें जो आपको काम की लगती जाएँ तो उनके आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो देखिए ज़रा दोस्तों, हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन सी। तो इसका हम देखते हैं दोस्तों सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है, भाई सिंटेक्स जब भी हम ये वर्ड बोलेंगे तो इसका मतलब आप लोग ये समझिएगा कि नियम कायदे, कुछ रूल्स। देखिए दोस्तों, सी भी एक लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है, कुछ रूल्स होते हैं। इंग्लिश की भी एक ग्रामर होती है, उसी तरह से सी लैंग्वेज की भी एक ग्रामर होती है। ग्रामर यानी कि हम अगर सिंपल भाषा में, सरल शब्दों में अगर हम कहें तो ग्रामर का मतलब होता है कुछ नियम कायदे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिनसे मिलकर हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं। किसी लैंग्वेज के अंदर कुछ मीनिंगफुल कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी वर्ड होता है, तो हम उसको लिखते हैं ग्रामर की ही सहायता से। तो सी लैंग्वेज की भी ग्रामर होती है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो उसी को हम कह देते हैं यहाँ पर सिंटेक्स। सिंटेक्स हमने नाम दे दिया। अब किसी भी वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो आइए ये इस चीज़ का हम देखते हैं सिंटेक्स। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे डेटा टाइप का नाम। भाई जिस भी तरह का वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, उस टाइप का हम क्या लिख देंगे, पहले डेटा टाइप, कि भाई इंटीजर है ये वेरिएबल, ये फ्लोट है वेरिएबल, या कैरेक्टर है, या कोई और डेटा टाइप का वेरिएबल है। तो हम आगे लिखेंगे, आगे उस डेटा टाइप को हम मेंशन करेंगे। फिर हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या होगा, तो वेरिएबल नेम जो हमारे दिल को अच्छा लगेगा वो नाम हम वेरिएबल का दे सकते हैं, पर कुछ हदों में रहकर। वो हदें क्या होती हैं तो उनके बारे में हमने लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस किया है, रूल्स टू डिफाइन द नेम ऑफ ए वेरिएबल। फिर हम लगा देते हैं सेमी कॉलन, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग किसी वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं दोस्तों। हमने ये कुछ चंद एग्जाम्पल भी लिखे हैं, तो ज़रा देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल सबसे पहले एग्जाम्पल के अंदर हमने लिखा हुआ है इंट। इंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को। इंट जो है वो है एक कीवर्ड। इंट जो यहाँ पर है दोस्तों वो एक कीवर्ड है। कीवर्ड, कीवर्ड यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में कंपाइलर को पता होता है, जिनके मीनिंग्स कंपाइलर पहले से ही जानता है। यानी कि अगर हमने लिख दिया INT इंट, तो ये कीवर्ड है। इंट का मतलब होगा हम इंटीजर डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। अगर हम इंट लिखेंगे इसका मतलब हम डेटा टाइप इंटीजर का जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा इंट, फिर दिया है हमने एक स्पेस, और फिर यहाँ दे दिया है वेरिएबल का नाम। इस वेरिएबल का नाम है
ए, तो ये वेरिएबल का नाम हो गया, ये इसका टाइप हो गया। यानी कि ए अब एक ऐसा वेरिएबल बन जाएगा। जब भी इस तरह का हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो इस इंस्ट्रक्शन के लिखने का मतलब ये होगा कि ए एक ऐसा वेरिएबल बन जाएगा जिसका कि टाइप होगा इंटीजर, जिसका टाइप होगा इंटीजर। यानी कि अगर वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो वो अपने अंदर वैल्यू भी कैसी रखेगा, इंटीजर टाइप की ही वैल्यू रखेगा। वेरिएबल अपने अंदर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखते हैं, तो अगर वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो वो अपने अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू होल्ड करके रखेगा वो वैल्यू भी किस टाइप की होगी दोस्तों, इंटीजर टाइप की ही होगी। तो ये इस तरह से एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं ए, जिसका टाइप हो गया इंटीजर। फिर यहाँ हमने लिख दिया है फ्लोट स्पेस एक्स। तो यहाँ पर एक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा दोस्तों, और इसका टाइप होगा फ्लोट। फ्लोट भी क्या है, तो फ्लोट भी एक कीवर्ड है। फ्लोट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो जब कभी भी हम ये फ्लोट वर्ड लिखेंगे तो ये कीवर्ड है। इसका मतलब हमारे सी के प्रोग्राम के अंदर होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये भी क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया। और फ्लोट जहाँ भी कहीं शब्द आएगा, जहाँ भी कहीं कीवर्ड आएगा, तो इसका मतलब होगा हम फ्लोट डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन के लिखने पर एक वेरिएबल x बन जाएगा जिसका टाइप होगा फ्लोट। फिर हमने लिखा हुआ है केयर v2। केयर, केयर यहाँ पर एक कीवर्ड है। केयर भी क्या है, एक कीवर्ड है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, कैरेक्टर डेटा टाइप को। अगर हम किसी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे केयर। सिर्फ इतना हमको लिखना है, पूरा कैरेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसे यहाँ जब हम इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते थे तो हम सिर्फ लिखते थे इंट, उसी तरह यहाँ हम लिखेंगे सिर्फ केयर। फिर हमने लिखा केयर स्पेस v2, यानी कि हम कंपाइलर को ये जता रहे हैं कि हमको v2 नाम का एक वेरिएबल चाहिए जिसका टाइप होगा कैरेक्टर, यानी कि v2 इज़ अ वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह के वेरिएबल्स को प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं दोस्तों। अब ज़रा देखिएगा, हमने एक छोटा सा बोर्ड के एक दूसरे हिस्से में हमने एक जरा सा मासूम सा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ए नाम का वेरिएबल है। आइए देखते हैं, इस पर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ज़रा आप गौर फरमाइएगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने लिखा हुआ है इंट, फिर लिखा हुआ है हमने स्पेस, फिर लिख दिया हमने ए। यानी कि ऐसा करने पर ए नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसका टाइप क्या होगा, इंटीजर। तो ए नाम का एक वेरिएबल बन गया और इसका टाइप हो गया इंटीजर। ये वेरिएबल कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कितने क्या इसकी साइज़ होगी, इन सारे पहलुओं पर हम अलग से एक डिस्कशन करेंगे एक लेक्चर के अंदर। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ आप लोग इतना समझ लीजिएगा कि एक वेरिएबल ए नाम का बना है जिसका कि टाइप है इंटीजर। सिर्फ इतना इससे हम समझ सकते हैं कि भाई वेरिएबल ए जो है, क्योंकि इसका टाइप इंटीजर है, इसलिए अपने अंदर ये एक इंटीजर वैल्यू को संजो के रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है। तो ज़रा देखिए, एक वेरिएबल ए बन गया। फिर अगली लाइन के अंदर हमने लिखा ए, फिर ऐसा इक्वल टू का एक निशान लिखा, फिर 5 सेमीकोलन। तो दोस्तों जो इक्वल टू की तरह आपको नज़र आ रहा है, इसको हम सी के अंदर कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम कह देते हैं सी के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखते चलिएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखिए, अगर कोई ऑपरेटर है तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तभी उसका नाम ऑपरेटर पड़ा होगा। इसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि ये अपने राइट में जो भी वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू इसके राइट में होती है,
उसको लेफ्ट में असाइन कर देता है। यानी कि इसके राइट में क्या वैल्यू है दोस्तों, 5। ये 5 एक इंटीजर कांस्टेंट है। इस इंटीजर कांस्टेंट को ये किस में असाइन कर देगा, वेरिएबल ए के अंदर, जो इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का हमेशा जो असाइनमेंट का डायरेक्शन होता है वो होता है राइट टू लेफ्ट। राइट की वैल्यू को हमेशा लेफ्ट में असाइन कर देता है, लेफ्ट टू राइट कभी भी नहीं होता है दोस्तों। तो असाइनमेंट ऑपरेटर अपने राइट की वैल्यू को लेफ्ट में असाइन कर देता है। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ए की वैल्यू हो गई 5। ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है 5। फिर CLR स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अब यहाँ हमने एक प्रिंटफ लगाया है। इस प्रिंटफ के अंदर हम ये चाहते थे कि वेरिएबल ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए, पर जब ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा तब आइए दोस्तों हम ज़रा देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिलता है। तो जब ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट हुआ तो इसके डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ था वैल्यू इज़ ए। हम चाहते थे कि ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो क्या यहाँ ए की वैल्यू प्रिंट हो पाएगी? तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें जो इससे आउटपुट मिलेगा वो मिल जाएगा वैल्यू इज़ ए। ए की वैल्यू को तो हम प्रिंट ही नहीं करवा पाए। तो हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को किसी प्रोग्राम के अंदर कैसे प्रिंट करवा पाएंगे, इस चीज़ को समझने के लिए अब हम देखते हैं अगला प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के अंदर हम ये समझेंगे कि यदि हमारे प्रोग्राम में कोई इंटीजर वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यू को प्रिंट एफ के थ्रू, प्रिंट एफ के ज़रिए हम कैसे प्रिंट कर पाएंगे। यहाँ तो हम हमारे लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए, हम ए की वैल्यू को प्रिंट नहीं कर पाए। सीधा सीधा हमें आउटपुट स्क्रीन पर भी क्या मैसेज छप गया, वैल्यू इज़ ए, वैल्यू इज़ ए। जबकि हम चाहते थे कि छपे वैल्यू इज़ 5। हम चाहते थे कि प्रिंट हो वैल्यू इज़, और यहाँ आए ए की वैल्यू, ना कि ए आ जाए। हम चाहते थे ए में पड़ी हुई वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो आइए इस चीज़ पर हम नज़र डालते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर। आइए दोस्तों, इस नेक्स्ट प्रोग्राम को देखने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में अभी तक हमने कभी भी इसका नाम नहीं लिया था। आज पहली ही बार हम इसका यहाँ पर हमारे डिस्कशन में नाम ले रहे हैं। तो जैसे कि बोर्ड पर सबसे ऊपर हमने लिखा हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर और प्लेस होल्डर %d। तो ये हमने लिखा हुआ है परसेंट, जो हमारा सिंपल परसेंट जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो वाला सिंबल, और फिर लिख दिया है d। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एक स्पेशल कैरेक्टर है। इसको हम कह देते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर या फिर प्लेस होल्डर। फॉर्मेट बताने वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, या फिर इसको एक और नाम है प्लेस होल्डर, जगह रोकने वाला। तो जो %d होता है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर के लिए। जो भी हमारे इंटीजर डेटा टाइप होंगे, इंटीजर वैल्यूज़ होंगी, उनके लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो होगा %d। तो %d कैसे काम करेगा, आइए इस पर अब हम नज़र डालते हैं। हमने प्रोग्राम लिखा यहाँ पर। सबसे पहले हमने यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर किया इंट स्पेस a, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के उसमें वैल्यू असाइन करवा दी 5। पिछले प्रोग्राम में भी हमने वेरिएबल a डिक्लेयर किया था और उसके अंदर हमने 5 वैल्यू असाइन करवाई थी। पर दोस्तों उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। वहाँ हमने वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया था, फिर उसके बाद उसके अंदर वैल्यू को असाइन करवाया था, वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया था। ये एक और तरीका होता है जिसमें हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन करके उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करवा देते हैं, और दोनों ही काम हम एक ही इंस्ट्रक्शन में कर देते हैं। हमने यहाँ पर वेरिएबल a को डिक्लेयर भी यहीं कर दिया, तो वेरिएबल a बन भी जाएगा मेमोरी के अंदर, और हाथों हाथ उसके अंदर 5 भी असाइन हो जाएगा। पहले क्या हुआ था, तो पहले ये हुआ था कि वेरिएबल हमने
अलग से डिक्लेयर किया था और फिर नीचे उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन करवाई थी, उसके अंदर वैल्यू को हमने इनिशलाइज करवाया था। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और हाथों हाथ उसकी वैल्यू को इनिशलाइज भी करवा दिया, तो इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं डिक्लेरेशन विथ इनिशलाइजेशन। डिक्लेरेशन विथ इनिशलाइजेशन। इनिशलाइजेशन। कुछ इस तरह की छोटी छोटी बातें हम लोग बीच बीच में दोस्तों देखते रहेंगे। हाँ, हमारा मेन मुद्दा था अभी परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब देखिए ज़रा आगे क्या होगा। स्क्रीन क्लियर हुई। फिर प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा हुआ है वैल्यू इज परसेंटेज डी कोमा ए। तो अभी ए की वैल्यू है हमारी 5, जो कि यहाँ असाइन हो गई थी डिक्लेरेशन के साथ ही। अब देखिए ये प्रिंट एफ क्या करेगा, यहाँ पर प्रिंट होगा वैल्यू इज। अब हमने बात की थी कि जो कुछ भी प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स में होता है वो हूबहू प्रिंट हो जाता है, पर सब कुछ तो हूबहू प्रिंट नहीं होता दोस्तों। जैसे पहले आपने देखे होंगे एस्केप सीक्वेंसेस /n/t/a, क्या वो हूबहू प्रिंट होते थे? नहीं, वो सिर्फ प्रिंट एफ में आते अपना काम करते थे, पर हमारे सामने स्क्रीन पर नज़र नहीं आते थे। उनका इफ़ेक्ट हमको स्क्रीन पर नज़र आता था, इसलिए उनको हम कहते भी थे एस्केप सीक्वेंस, जो छूट जाए, जिनको हम क्या कर देते हैं प्रिंट एफ के अंदर एस्केप कर जाते हैं, जो प्रिंट नहीं होते। उसी तरह से %d भी एस्केप सीक्वेंस तो आप मत कहिएगा, पर यह है एक फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये हूबहू प्रिंट नहीं होता, ये एक प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर यानी कि जगह को रोक कर रखने वाला। किसकी जगह को रोक कर रखने वाला? तो %d जब कभी भी जगह रोकेगा तो किसी इंटीजर की जगह को रोकने वाला है। %d एक प्लेस होल्डर है किसी इंटीजर के लिए। तो किस इंटीजर के लिए ये जगह रोक कर बैठा है यहाँ पर? तो देखिए कॉमा हमने लगाया, डबल कोट्स में कुछ इस तरह से लिखा, फिर यहाँ पर हम एक कॉमा लगाएंगे दोस्तों। कॉमा लगाकर हमने यहाँ पर ए लिख दिया, वेरिएबल ए का नाम लिख दिया। ए जो कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ये %d समझ जाएगा कि इसको किसकी जगह रोक कर रखना है, कोमा के बाद जो भी वेरिएबल आपने लिखा है उसकी जगह। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? तो यहाँ पर प्रिंट होगा वैल्यू इज %d इज द प्लेस होल्डर फॉर ए, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ छप जाएगी, %d यहाँ नहीं प्रिंट होगा। तो आउटपुट स्क्रीन पर हमको नज़र आएगा वैल्यू इज 5। जो हमारे सामने आउटपुट आएगा वो आएगा वैल्यू इज 5। दिस 5 इज द वैल्यू ऑफ ए, जिसका प्लेस होल्डर है हमारा, जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारा ये %d। तो %d खुद प्रिंट नहीं हुआ, उसने अपनी जगह पर एक किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट होने दिया, जिसको हमने यहाँ प्रिंट एफ में इस कोमा के बाद मेंशन किया था। आगे भी दोस्तों और एग्जांपल्स हम देखेंगे और प्रोग्राम्स देखेंगे जिसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के अलग अलग यूज़ को भी समझेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा और थोड़ा सा फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में भी आपको जानने में मदद मिली होगी। अभी और काफ़ी सारे एग्जांपल्स आना बाकी है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ, मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अब हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ।